मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिकल चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है ना। चल क्या रहा है, ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। जहाँ तक उम्मीद है 3 या 4 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे चैप्टर में टॉपिक चल रहा था ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ के रिलेटेड हमने 2 वीडियोज़ बना दिए हैं। एक वीडियो हमारी अप्रॉक्सीमेट 10 to 11 मिनट्स की है, ठीक है ना। उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद हमने सबसे लास्ट में जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ओम्स लॉ को देखा था दोबारा से, और ओम्स लॉ के साथ साथ हमने उसका ग्राफ के बारे में देखा था, और उसके साथ साथ हमने एक टर्म पढ़ी थी वहाँ पर रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमें पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि रेसिस्टेंस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसी कौन कौन सी कह सकते हैं फैक्टर हैं, हमारे मेन फैक्टर जो हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जो फैक्टर हैं, जिन फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, वो सिर्फ जब भी समझ में आएंगे अगर ये पता हो कि रेसिस्टेंस होता क्या है। सिंपल सी बात है भाई। अगर आपको यही ना पता हो कि दूध किसको बोलते हैं, तो आपको क्या पता होगा दही किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लें, ठीक है ना, तो दही जानने से पहले आपको दूध के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक। अब जिन फैक्टर के ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, अगर रेसिस्टेंस ही नहीं पता किसी बच्चे को, तो क्या ये वीडियो समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो बेटर यही है कि पहले जिसने रेसिस्टेंस देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसको आप पता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसको इस वीडियो में। लेकिन जिस बच्चे ने रेसिस्टेंस को नहीं पढ़ा, रेसिस्टेंस होता क्या उसको नहीं पता, तो पहले जाकर प्रीवियस वाली वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे मूव करें, ठीक है ना। 1 बाय 1 मैं स्लाइड्स को मूव कर रहा हूँ, अपना वर्क देखते चलें कि क्या आपकी कॉपी में ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। चार्ज कराया, सबसे पहले चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमने एसआई यूनिट ऑफ चार्ज देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंडक्टर और इम्प्यूटर क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं, उसको देखा था हमने। फिर कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ का ग्राफ देखा था हमने। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस देखा था कि रेसिस्टेंस होता क्या है। देखो अब आज हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं एक बार कि रेसिस्टेंस होता क्या है। सिंपल, आज ज़्यादा टाइम ही लेंगे क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, कोई भी एक कंडक्टर से मतलब कोई भी वायर, कोई भी मेटल की रोड या फिर समथिंग कुछ भी, गोल्ड सिल्वर आयरन कुछ भी, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर होना चाहिए, ठीक। उस कंडक्टर के अक्रॉस यानी कि उस कंडक्टर को एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे। तो पोटेंशियल से मतलब सिंपल आपने एक बैटरी लगा दी, पोटेंशियल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो होगा क्या, उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो नहीं होता, चार्जेस फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? चार्जेस फ्लो करते हैं। चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो आपको पता है जब भी चार्ज मूव करेगा वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि उस चार्जेस के चलने के का कोई ना कोई अपोज कर रहा है, यानी कि उस चार्जेस का जो फ्लो है उस फ्लो का कोई ना कोई अपोज कर रहा है। और वो अपोज कौन कर रहा है? और जिस कंडक्टर आपने यूज किया उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिस कारण वो उसको अपोज कर रहा है, ये तो बताया था आपको। और उस प्रॉपर्टी को हमने एक नया नाम दिया था, दैट इज रेजिस्टेंस, कि वो क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या निकली थी? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? उस कंडक्टर की, उस वायर की, उस मेटलिक कंडक्टर की जिसको आपने पोटेंशियल अक्रॉस लगा रखा है, जिसके पोटेंशियल आपने अक्रॉस लगा रखा है, करंट फ्लो करा रहे हो। क्या करने की कैसी प्रॉपर्टी कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ था, उन चार्जेस फ्लो होने का अपोज करना, यानी कि चार्जेस को रोकने का काम करना, उस प्रॉपर्टी को आपने क्या नाम दिया था? रेसिस्टेंस, ठीक है। उसका देखा था कि आपने रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, ठीक है ना। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि रेसिस्टेंस ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनते चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बार बार आपको क्यों कहा जा रहा है ये टॉपिक? क्योंकि अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड का एग्जाम है साइंस का 10th क्लास का, तो ऐसा पेपर नहीं हो सकता कि उस पेपर में ये रेसिस्टेंस या फिर फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? तो इम्पोर्टेंट समझो इस टॉपिक की कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। देखो अब क्या क्या मतलब है,
मैं आपको दिखाऊंगा शायद, जस्ट वेट। फॉर एग्जाम्पल एक वायर है आपकी, छोटी सी वायर पे देखो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक वायर है, वायर किस शेप में होती है आपको पता है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है ना। इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, हाँ होगी कुछ ना कुछ लेंथ, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। हमने सपोज कर लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल है, कितनी है, स्मॉल है। कोई डाउट यहाँ पर? क्या इसका कोई ना कोई एरिया होगा? हाँ बिल्कुल होगा इसका कुछ ना कुछ एरिया। हमने सपोज कर लिया कि इसका एक एरिया भी है, क्या, कैपिटल ए। क्या है इसका एक एरिया, कैपिटल ए, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल एरिया भी होगा और इसकी लेंथ भी होगी, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या सपोज किया, एक हमने वायर ले ली, उस वायर की लेंथ है स्मॉल एल, उसका एरिया है कैपिटल ए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल लगा दे। कैसे लगाओगे, एक बैटरी लगा दोगे सिंपल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, आपने सिंपल एक बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगाओगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ, यानी कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। किसकी डायरेक्शन है, ये है हमारी करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो जरा सोच के बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन 100% इधर जा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता था करंट की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, होगा, ठीक है। अब ये वायर है, इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो कितने, कोई गिनती नहीं है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इधर की तरफ मूव करेंगे, तो क्या उनमें कॉलिजन होगा, बिल्कुल होगा कॉलिजन, कॉलिजन टक्कर होगी उनमें, ठीक है। कॉलिजन होगा, यानी कि इस वायर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण इन चार्जेस के फ्लो में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। क्या आनी शुरू हो जाएगी, रुकावट आनी, यानी कि रेसिस्टेंस लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को तो आपने रेसिस्टेंस बोला था, ठीक है ना। यानी कि इसकी इस वायर का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस होगा। कितना रेसिस्टेंस होगा, हमने सपोज कर लिया, कितना रेसिस्टेंस होगा, कैपिटल आर। कितना रेसिस्टेंस होगा, कैपिटल आर, ठीक है। क्या होता है रेसिस्टेंस, वो हमने पढ़ रखा है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर मैं इस वायर की लेंथ में चेंज कर दूं, अगर मैं इस वायर के, चेक बताओ, जब आपको लास्ट टाइम पे वीडियो बताई थी तो वीडियो में आपको ये बताया गया था लास्ट टाइम की वीडियो में कि रेसिस्टेंस जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहता है, अगर उससे सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहे। फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब आपको ये बताया था वहाँ पे, लेंथ सेम हो, एरिया सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, बताया था ना लास्ट टाइम पे वीडियो, जिसने नहीं देखी ध्यान से देख लेना आज जाके इसके बाद, ठीक है ना। वहाँ पे आपको बोला गया था कि रेसिस्टेंस के लिए मतलब फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, लेंथ सेम हो, एरिया सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो आपने क्या किया, एक वायर ले ली, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर की वायर ली। कितने मीटर की ली, 1 मीटर की वायर ले रखी है, ठीक है ना। जो ये वायर आपके सामने है, ये 1 मीटर की वायर है, ठीक है। आपने क्या किया, 1 मीटर की वायर ली, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। आपने क्या देखा, अमीटर लगाया और करंट देखा आपने, सब फॉर एग्जांपल आपको करंट मिला 1 एम्पेयर। कितना मिला, 1 एम्पेयर। सपोज के लिए मतलब इमेजिन कर लो, ठीक है। क्या मतलब, आपने 1 मीटर की वायर ली, उस वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की, करंट नापा, कितना मिला, 1 एम्पियर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने 1 मीटर की लेंथ ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, उसी वायर को, जो आपकी वायर थी 1 मीटर की, उसी वायर को खींच के लंबी कर दी। उसी 1 मीटर की वायर को खींच दिया और लंबी कर दी, ठीक है। कितनी कर दी आपने, फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 मीटर कर दी। 1 मीटर की जगह कितने मीटर कर दी, उसको उसी वायर को खींच के 10 मीटर की कर दी। बैटरी अभी भी 1 ही वोल्ट लगी हुई है। बैटरी कितनी लगी हुई है, अभी भी वही पहले वाली बैटरी लगी हुई है। तो क्या जरा सोच के बता सकते हो कि करंट इस बार भी 1 एम्पियर होगा, या ज़्यादा होगा, या कम होगा, सोच के बताओ। सिर्फ इमेजिन, ये नहीं पूछ रहा हूँ कितना होगा एग्जैक्ट में, ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इमेजिन, सिर्फ इतना बताना है कि क्या करंट इस बार उतना ही रहेगा, या करंट इंक्रीज होगा, या करंट डिक्रीज होगा। कैसे, अब देखो, अगर आपने उसकी लेंथ
1 मीटर की जगह 10 मीटर की कर दी, यानी कि एक वायर थी, उस वायर की लेंथ पहले 1 मीटर थी, अब 10 मीटर हो गई। तो क्या चीज़ इंक्रीज हुई है उसकी इंक्रीज हुई है लेंथ। क्या इंक्रीज हुई है? उसकी लेंथ। अब एक एग्जाम्पल सोचो, आपने सिंपल एक पाइप तो देख रखा है, जो घर में नॉर्मली पाइप यूज़ करते हैं वाटर के फ्लो के लिए, कूला वूला भरने में जो भी सिंपल एक पाइप यूज़ होता है। अगर हम एक पतले वाला पाइप ले लें, बहुत पतला सा, और एक मोटे वाला पाइप ले लें, तो किसके अंदर से पानी ज़्यादा आएगा? इमेजिन करो। इमेजिन क्या, सिंपल सोचने वाली बात है। किसके अंदर से पानी ज़्यादा आएगा? सिंपल से, जो मोटे वाला पाइप है उसके अंदर से पानी ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। अब जब आप वायर को खींच के लंबी कर रहे हो, तो उसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। उसका एरिया घट जाएगा। क्या होगा? उसका एरिया घट जाएगा। जब उसका एरिया घटेगा तो इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा फ्लो करेंगे या कम फ्लो करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेंगे। कम से मतलब उनके बीच में अब टक्कर ज़्यादा होगी। अब टक्कर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? उनके बीच में अब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। कब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? जब उसकी लेंथ बढ़ा दी। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने 1 मीटर की वायर ली, उसको उसकी लेंथ को इंक्रीज करके 10 मीटर की कर दी, तो उसकी लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन साथ में उसका एरिया घट गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है भाई, वॉल्यूम तो सेम है, ठीक। लेकिन आपने लेंथ बढ़ा दी। जब लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया तो ऑब्वियसली बात है घटेगा, ठीक है ना। जब एरिया घट जाएगा तो क्या होगा? पहले एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन अब एरिया क्या होगा? कम हो गया। अब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा होगा, कम होगा? सिंपल सी बात है, करंट कम होगा। तो आपने क्या देखा? करंट कब कम होता है? करंट को रोकने वाली क्या चीज़ थी? करंट को रोकने वाली चीज़ थी रेसिस्टेंस। क्या थी? रेसिस्टेंस। तो आपने क्या देखा कि जब आपने किसी भी वायर का लेंथ बढ़ाई, अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज किया, तो लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ उसके एरिया में डिक्रीज हुआ। एरिया में डिक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ चार्जेस के फ्लो में डिक्रीज हुआ, जिस कारण करंट घटा। करंट घटने का मतलब क्या है? उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया। वायर का रेसिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो रेसिस्टेंस है किसका? इस वायर का। किस वायर का? इस पूरी वायर का रेसिस्टेंस यानी कि आर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ है। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। समझ पा रहे हो? जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। क्यों रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस उतना ही कम हो जाएगा, जिस कारण करंट कम हो जाएगा, और करंट को रोकने वाली चीज़ कौन थी? रेसिस्टेंस। तो यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस। यानी कि एरिया कैसा हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, मोटा वाला पाइप होगा तो पानी ज़्यादा आएगा। ऐसी अगर वायर मोटी होगी तो क्या होगा? करंट ज़्यादा आएगा, रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना, सिंपल। और अगर पतले वाली पाइप होगा तो पानी कम आएगा। मतलब क्या है? अगर वायर पतली होगी यानी कि एरिया कम होगा तो करंट कम आएगा, और करंट कम आएगा तो इसका मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो ना? तो यानी कि एरिया के कैसे हुआ? इनवर्सली। कैसे हुआ? एरिया के इनवर्सली। यानी कि रेसिस्टेंस आपने क्या देखा कि जब आप किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप किसी भी वायर के एरिया को घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात क्या मतलब हुआ कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीजेज then the resistance will also increase. If the area of the wire increases then the resistance of the wire will decrease. कोई डाउट यहाँ तक? इसको सिंपल याद रखने के लिए पाइप वाला एग्जाम्पल ले लो। अगर पाइप मोटा हुआ यानी कि एरिया ज़्यादा हुआ तो पानी ज़्यादा आएगा यानी कि करंट ज़्यादा आएगा, और करंट जब ज़्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट क्या है? कम है। यानी कि पाइप मोटा तो पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, और करंट ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। सिंपल सा बात है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? कंबाइन। तो क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके?
एरिया के, किसके, एरिया के। लेकिन आपको पता है आपने सारी इक्वेशन किस में पढ़ी हैं, इक्वल्स टू में। जो भी इक्वेशन आपने पढ़ी है उसमें साइन किसका यूज़ करते हैं हम, इक्वल्स टू का। तो यहाँ भी इक्वल्स टू यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। लेकिन जब भी आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल्स टू में जाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा रो। क्या आएगा, रो। ये साइन किसका है, रो का। किसका साइन है, रो का। इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। समझ पा रहे हो। कैपिटल आर क्या है, रेसिस्टेंस। कैपिटल क्या आर क्या है, रेसिस्टेंस। स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। और कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ द वायर। और ये रोहो, क्या सिंबल है इसका, रोहो। रोहो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो क्या हुआ, देखो ध्यान सुनना। कौन कौन से वे फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। अभी बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, यानी कि लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के, यानी कि एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को भी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इन दोनों पॉइंट्स को भी छोड़ दो। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। दोनों को कंबाइन कर दो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कि प्रोपोर्शनली डेटा होगे, इक्वल टू लगाओगे, साथ में कांस्टेंट ले लोगे। कांस्टेंट का नाम क्या है, रोहो। ये लिखा हुआ रोहो, क्या है, रोहो। इस रोहो को क्या बोलते हो आप, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हो इसको, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये क्या होती है, रेसिस्टिविटी। यानी कि कैपिटल आर इज द रेसिस्टेंस, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड रोहो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। किसकी एसआई यूनिट की, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट की। तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कल ही वो बताया था आपको, ओम। क्या होती है, ओम। अब जरा सोच के बताओ, अगर रेसिस्टेंस की रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है तो रेसिस्टिविटी की क्या होगी, आप ही बताओगे। कॉपी पेंसिल ले लो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे फाइंड आउट, देखो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट पता है, हाँ पता है, क्या होती है, ओम। क्या लेंथ की एसआई यूनिट पता है, हाँ पता है, क्या होती है, मीटर। क्या एरिया की एसआई यूनिट पता है, हाँ पता है, क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। क्या रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट पता, नहीं पता, उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, जिसकी निकालनी है उसको एक तरफ कर दो। किसकी निकालनी है, रेसिस्टिविटी यानी कि रो की निकालनी है। इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। होगा या नहीं होगा, बस अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी यानी कि रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। ठीक है। एरिया की, मीटर का स्क्वायर, और नीचे लेंथ की, मीटर। तो क्या मीटर से, मीटर की एक पावर कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओम मीटर। ये तो बचेगा ओम मीटर। तो यही क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या होती है, इज ओम मीटर। सिंपल ओम मीटर होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। जब आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया था, प्रोपोर्शनली हटाने के लिए रेसिस्टेंस। और जब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया है, रेसिस्टिविटी। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अभी 2 पॉइंट हटवाए थे आपको, क्या, एक तो टेम्परेचर और एक नेचर। ये क्या मतलब है, इसका भी सिंपल मतलब यही है कि जब आप किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आप किसी भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है, सिंपल रेसिस्टिविटी है। कि क्या है, सिंपल रेसिस्टिविटी। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको फिलहाल एज इट इज ऐसे लिख लेना। ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन हाँ, उस बच्चों को इसमें डाउट जरूर होगा जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। ठीक है। तो भाई पहले अपनी इससे पहले वाली वीडियो देख लो, अगर उसमें कोई डाउट होता है तो वो उसको क्लियर करो, उसके बाद इस वीडियो की तरफ मूव करो। ठीक है ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है, कोई डाउट नहीं है इसमें। टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, पेपर में 100% मिलेगा। ठीक है।
अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। ये रेसिस्टिविटी होती क्या है, चलो ये नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और अपना काम भी कंप्लीट कर लो सब बच्चे, ठीक है, थैंक यू।